नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के में नए राज्यपालों और उपराज्यपालों की नियुक्ति और तबादले की घोषणा की है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया। वहीं तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है। इसके अलावा तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया है और आज ही पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने इस्तीफा, यानी कि कल उन्होंने इस्तीफा दिया। अब कहां कहां के राज्यपाल बदले गए हैं? दिल्ली, लद्दाख, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड। अब पश्चिम बंगाल में जो CV आनंदा बोस ने इस्तीफा दिया है, उनकी जगह तमिलनाडु के RN रवि जा रहे हैं। तो आज इन दोनों राज्यों में, आज इसके संदर्भ में हम बातचीत करेंगे कि आखिर इसके पीछे की बड़ी वजह क्या थी। क्या प्रशासनिक कारण थे या फिर बीजेपी की कोई एक बड़ी स्ट्रैटेजी है इसमें कि आप गवर्नर को बदल दो। तो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु दोनों के संदर्भ में हम समझने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी को इससे क्या फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। तो हमारे साथ इस समय शिखा मुखर्जी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं पश्चिम बंगाल की। आपका स्वागत है। और हमारे साथ मनीष शर्मा है, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका स्वागत है। शिखा जी से शुरू करती हूँ कि शिखा जी, पश्चिम बंगाल में CV आनंदा बोस ने इस्तीफा दिया और उनकी जगह तमिलनाडु के गवर्नर, जो कि इक्वली कंट्रोवर्शियल थे, अब वो वहां पर जाएंगे। इनको लाने का मकसद क्या था? RN रवि का पश्चिम बंगाल में भेजना, इसके पीछे की रणनीति क्या है? और ममता बनर्जी ने ये कहा कि भाई हमें एकदम लास्ट मोमेंट पे बताया गया और ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नहीं है, ये तो फेडरल स्ट्रक्चर को अंडरमाइन करता है। ये सारी चीजें ममता बनर्जी ने कही हैं। तो इसको किस तरह से देखें और किस तरह का असर अब पड़ेगा जब RN रवि पश्चिम बंगाल में जाएंगे? तो देखिए, अगर RN रवि हो या आनंद बोस हो, अगर रणनीति जो है वो, अगर रणनीति दिल्ली से तय हो चुकी है कि गवर्नर से ये काम हम करवाएंगे, तो आनंद बोस भी जो है वो, RN रवि भी वही है, क्योंकि गवर्नर को तो सिर्फ दस्तखत करना है। दस्तखत ऐसा, यही दस्तखत शायद उनको भेजा, RN रवि को यहाँ पे कलकत्ता में भेज के केंद्रीय सरकार यही दस्तखत करवाने जा रही है शायद, कि जो कलकत्ता में चर्चा है उसी के बारे में बोल, कि कलकत्ता में यही चर्चा है कि RN रवि से वो एक दस्तखत करवा लेंगे कि यहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल, यानी कि राष्ट्रपति शासन बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? ये जो SIR है उससे जुड़ा हुआ है। यानी कि आज सुबह इलेक्शन कमीशन के जो अफसर हैं कलकत्ता में, मनोज अग्रवाल, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हाँ, 6-6.5 लाख लोगों का शायद जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, और जिसके लिए हियरिंग हो रहा था, यानी कि जुडिशियल हियरिंग हो रहा था, उनका शायद 6-6.5 लाख नाम उन्होंने अभी तक जांच किया है, और बाकी रहा 60 लाख नाम, वो अपनी ढंग से चलेगा। यानी कि इलेक्शन कमीशन को कोई क्या बोले, जिम्मेदारी नहीं है कि किस स्पीड से ये जो जितने लोगों का नाम ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की लिस्ट में आ गया, और जिस लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी को सल्टाने के लिए हियरिंग्स अभी जारी हैं, जिनका नाम एडजुडिकेट करना है, इसके बारे में इलेक्शन कमीशन ने कह दिया साफ साफ कि ये तो कोर्ट देख रहा है, ये हमारा कोई मतलब नहीं है। यानी कि इलेक्शन कमीशन को कोई दुश्चिंता नहीं है कि ये काम वक्त पे खत्म हो जाए, 7 तारीख मई की डेट के पहले इलेक्शन खत्म हो जाए और नई सरकार बन जाए। यानी कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, कोर्ट देख रहा है, जो होना है वो वही होगा। यही एटीट्यूड था मनोज अग्रवाल का। तो अगर ये एटीट्यूड है तो इसका ये एक इंडिकेशन इससे लगता है कि इलेक्शन शायद वक्त पे नहीं हो। अगर इलेक्शन वक्त पे नहीं हो तो सरकार को क्या करना है? राष्ट्रपति शासन वहां जारी करके इलेक्शन करवाना है।
क्योंकि ममता को इंटरिम चीफ मिनिस्टर रख के वो शायद इलेक्शन नहीं करवाएंगे। यही अगर उद्देश्य है तो आनंद बोस जो है उसी से भी काम हो जाता था, आर.एन. रवि से भी काम हो जाता था, लेकिन ये एक सिंबॉलिक मैसेज है कि देखो हमने एक बहुत मजबूत गवर्नर को भेज दिया है, जो आईबी के हैं, जो सीबीआई के हैं, जो पुलिस हैं, वो सब संभाल लेंगे क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ होने वाला है। तो अगर ये प्लान आज से बन चुका है, यानी कि ये 9 गवर्नर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स का जो प्लान है ये पहले से ही बन चुका है, तो अगर ये प्लान पहले से ही बन चुका है तो ठीक है, जो राजनीति है वो राजनीति झेलेगी। ममता बनर्जी तो सड़क पे पहुंच गई है। नहीं, लेकिन आप एक और चीज पॉइंट आउट कर रही है शिखा मैम, आप ये कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल में इन ऑल लाइक्लीहुड क्योंकि अभी नामों की जो वोटर लिस्ट है वो सब फाइनल नहीं हुई है, अभी जुडिशियल स्क्रूटिनी उसकी चल रही है, तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी जो ये गवर्नर्स का रीजिग है, मतलब जिस तरीके से एक स्टेट से दूसरे स्टेट के गवर्नर को पश्चिम बंगाल लाया गया है, तो ये वो प्लान बी है कि अगर इलेक्शन डिले होते हैं तो अब मिस्टर आर.एन. रवि कैसे पूरे पश्चिम बंगाल की कमान संभालेंगे बीजेपी के लिए। हाँ, क्योंकि ये प्लान ए है शायद, क्योंकि प्लान ए तो प्लान जो सही प्लान है वो तो है कि इलेक्शन वक्त पे खत्म करो और नई सरकार को अपना जो जिम्मेदारी है वो संभालने दो। तो अगर ये नॉर्मल चीज, नॉर्मल जो प्रोसेस है उसको अगर हम कहीं ना कहीं से इसको हम डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि यही प्लान ए है। प्लान बी अब क्या है ये तो हमको नहीं पता चल जाएगा, लेकिन जो भी है कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, यही उम्मीद है, क्योंकि ममता बनर्जी भी सड़क पे बैठी हैं, वो सड़क पे बैठी रहेंगी। और जो इस वक्त जो काम है एडजुडिकेशन का, वो वोटर्स लिस्ट को फाइनलाइज करने का, वो उसका अगर स्पीड बढ़ता नहीं है तो इसका मतलब यही होता है कि टाइम निकल जाएगा और सरकार लैप्स कर जाएगी, क्योंकि इसका तो लाइफ, इसका जो टर्म है वो तो खत्म हो जाएगा। तो जब अगर टर्म खत्म हो जाएगा तो या नई सरकार बनना है या प्रेसिडेंट्स रूल जारी करना है। ठीक है, नहीं काफी चीजें इससे क्लियर होती हैं कि पश्चिम बंगाल में आखिर किस तरीके से, और ममता बनर्जी जाहिर सी बात है कि वो उससे काफी चिंतित होंगी। अब मैं मनीष के पास आती हूँ कि मनीष, 9 राज्यों के जो अब राज्यपाल और एलजी बदल दिए गए हैं, ये छोटा मोटा रिशफल नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी की जो एक बड़ी रणनीति है, ये इसके पीछे क्या हो सकती है? क्या जो अपोजिशन राज्यों में जो सरकारें हैं उनको फिर से मानसिक तौर पर भी डिस्टेबलाइज करना, जैसे कि ममता बनर्जी की चिंता बढ़ गई है, उसी तरीके से अब एम के स्टालिन सोचेंगे कि भाई आर.एन. रवि तो ऑलरेडी, खैर वो बहुत ही डिस्ट्रप्टिव गवर्नर थे तमिलनाडु के लिए, तो तमिलनाडु के जो सीएम है वो किस तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं, और जिस तरीके से उन्होंने डिस्टर्ब किया था सारी चीजें, और राज्य और जो राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच का जो रिश्ता था वो तो पूरी तरह से कंप्लीट ब्रेकडाउन पर था तमिलनाडु में। तो आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी की लार्जर स्ट्रैटेजी क्या है इन गवर्नर्स के रिशफल को लेकर? नहीं, ये खास करके उन राज्यों में जहां उनकी सरकारें नहीं रहती हैं। अभी वो तमिलनाडु के एक सांसद ने अपना इनके ट्रांसफर पे एन रवि के वहां भेजे जाने पर तो बहुत दिलचस्प बयान दिया है। बोला कि डीएमके के स्टार प्रचारक चले गए हैं यहाँ से, माने बीजेपी के इरादों का उनसे पता चलता रहता था, तो वो डीएमके के स्टार प्रचारक थे और ये कमी खलेगी हम लोगों को, रवि साहब चलेंगे। और दूसरी चिंता ममता दीदी की हो रही है कि वहां रवि जा रहे हैं तो संघीय ढांचे का जो यहाँ पे उन्होंने उलटफेर किया है, पूरा एकदम तहस नहस किया है, और सारे इस तरह के संवैधानिक मूल्यों का, तो अब चिंता जो है उधर ममता जी की भी हो रही है। तो ये ममता जी ने भी बोला है, बयान दिया है, आप ध्यान दीजिएगा कि मैं स्तब्ध हूं कि पहले तो उन्होंने इस्तीफे पे ही सवाल उठाया है कि ये कैसा इस्तीफा है, ये जाखड़ का इस्तीफा है क्या? जगदीप जाखड़ को भी जिस तरह से विदा कर दिया गया,
उस तरह से वो बंगाल के राज्यपाल को विदा किया गया है। और फिर उन्होंने साफ साफ सवाल उठाया है कि क्या ये राष्ट्रपति शासन लागू करने की योजना है क्या। तो इस दौर में बीजेपी ने एक और फोरम को बहुत सक्रिय किए हुए है। राज्यपाल नामक संस्थाओं का संघीय ढांचे को, संविधान को कंट्रोल करने का, उन राज्यों को कंट्रोल करने का, उन राज्यों के सरकारों को बदनाम करने का, उनको काम करने से रोकने का, उनको सीधे 356 का इस्तेमाल जल्दी ना करके उनको अपने राज्य में काम ही नहीं करने दो, दिल्ली से उसको कंट्रोल करो राज्यपालों के माध्यम से। और जो भी संवैधानिक होल है, जो उसमें छेद है, जो भी थोड़ा बहुत स्पेस है, उस स्पेस की एक अलग व्याख्या, अपनी व्याख्या करके लगातार उन राज्यों में एक अलग ढंग से उनके सामने चुनौती पेश करो। यानी कि भाजपा एज ए पॉलिटिकल पार्टी चुनौती तो पेश कर पा रही है, नहीं कर पा रही है, लेकिन राज्यपालों के माध्यम से भी राज्यपाल भी वहां भाजपा के एक जनसंगठन की तरह, उसके एक कह लीजिए कि एक पार्टी के एक अंग की तरह काम करते हैं। और ये अब बहुत ही जनरलाइज है। जैसे चुनाव आयोग के बारे में मैडम कह रही थी अभी, जिस तरह से अब चुनाव आयोग को लगा दिया है, चुनाव आयोग जानबूझ के लेट करेगा वहां पे, चुनाव आयोग को जानबूझ के लेट करेगा, वहां होने नहीं देगा, तब तक चुनाव का समय आ जाएगा, फिर राज्यपाल की भूमिका शुरू हो जाएगी, फिर वहां से राज्यपाल राष्ट्रपति शासन के लिए भेजेंगे दिल्ली, और फिर जो है वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू, राष्ट्रपति शासन के दौर में चुनाव होगा। इसका मतलब यह है कि पॉलिटिकली बीजेपी वहां ममता जी से लड़ने की स्थिति में, राजनीतिक रूप से लड़ने की स्थिति में बीजेपी अपने को इस बार और पीछे पा रही है। पिछली बार भी जिस तरह से उन्होंने चुनौती दी है, और लोकसभा में लग रहा था कि बीजेपी को जिस तरह से थोड़ी सफलता मिली, लेकिन अब लग रहा है कि वो पूरा टेम्पो जो कह लीजिए कि बंगाली के नाम पे, घुसपैठिया के नाम पर, यही उसके पास एक पॉलिटिक्स है उस इलाके में, वो पॉलिटिक्स बहुत अभी सरवाइव नहीं कर पा रही, वो उस तरह से उसको ताकत, एनर्जी नहीं दे पा रही है। तो बंगाल उससे छूटता हुआ दिख रहा है। अब वो और खुले ढंग से आक्रमण की मुद्रा में, राजनीतिक रूप से जब वो शिकस्त नहीं दे पा रहे हैं, तो अब राज्यपाल और चुनाव आयोग के साथ मिल करके बंगाल को जीतने का, जैसे चढ़ाई नहीं किया जाता, युद्ध जैसा माहौल बनाने का बंगाल में, ये कोशिश दिखती है, बहुत साफ है इसमें। और ये जनरली मैं देखता हूं कि इस बात को जनरली पक्ष का समर्थक भी समझता है, इस बात को विपक्ष का समर्थक भी समझता है, नॉर्मली लोग, जो इंटेलिजेंसिया इस बात को समझ रही है कि इस दौर में अदालतों का, चुनाव आयोग का, ईडी का, सीबीआई का एक नया ये प्राणी जो है, राज्यपालों का ये नया प्राणी पैदा किया है। आमतौर पे लोग नाम तक याद नहीं रखते थे राज्यपालों का, किसी दौर में किसी राज्य का कौन राज्यपाल है ये आमतौर पे याद करना लोगों के लिए मुश्किल था। अब तो आप देखिए कि वो ऐसे 8-10 राज्यपाल हैं हमारे देश में इस समय, जिनको आप देखेंगे कि उनको हर इलाके के लोग जानते हैं, पहचानते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये एक बहुत खतरा हो गया है, माने सारे संवैधानिक ढांचों के लिए खतरा हो गया है। आने वाले समय में चुनाव जीतने के लिए जो उसके ऊपर आरोप था, संविधान को कंट्रोल करने का, बदल देने का, उसका अपनी तानाशाही के लिए इस्तेमाल करने का, बहुमत को तानाशाही का सर्टिफिकेट समझने का, जो बीजेपी के ऊपर आरोप थे, वो कंटिन्यू कर रहा है। ये बंगाल का ये जो राज्यपालों का अभी जो परिवर्तन हुआ है, वो कंटिन्यू कर रहा है। और इसलिए हमको लगता है कि लेकिन इसमें एक खास बात है, बंगाल में इन सब चीज के बावजूद और तमिलनाडु में इन सब चीज के बावजूद एक चीज एक्सेप्ट कर रही है बीजेपी, इसका मतलब कि राजनीतिक रूप से वो वहां परास्त हो रही है, वो पॉलिटिकली वहां पे उसके सामने वो ममता जो चैलेंज पेश कर दिया है ममता ने, जितना तो आप ये कह रहे हैं मनीष कि इतने सारे राज्यों में एक साथ और यूनियन टेरिटरीज में जो ये राज्यपाल को बदला जा रहा है, तो इन अ वे बीजेपी अपनी हार भी स्वीकार कर रही है कि भाई हमारे पास अब इन ऑफिसेस का इस्तेमाल करने के अलावा कोई हथकंडा नहीं बचा। क्या आप ये कह रहे हैं? जैसे जब आप क्यों अपने को नंगा करेंगे, आप अपने आप को क्यों सामने लाएंगे इतना खुले ढंग से? आप तभी ये लाएंगे, चुनाव आयोग, आपने ध्यान दिया होगा 24 से पहले चुनाव आयोग इस रोल में नहीं था जिस रोल में अभी चुनाव आयोग है। 24 में जब उनको झटका लगा, धक्का लगा, उत्तर प्रदेश में जो हिंदुत्व का गढ़ है वो संकट में पड़ गए, बैसाखी पे सरकार आ गई, तो जैसे जैसे बीजेपी कमजोर होती जा रही है, वैसे वैसे इस तरह के संस्थाओं का खुले ढंग से, खुलेआम का इस्तेमाल करना उसने और तेज कर दिया है। लोकप्रियता, अपनी लोकप्रियता खोने के बाद ये अगर सामने चला भी जाए कि वो एकदम गलत ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी अब ये मजबूरी है, ये राजनीतिक रूप से कमजोर होने का ये लक्षण है
कि उन्हें चुनाव आयोग का इतना खुले ढंग से प्रयोग करना पड़ रहा है, राज्यपालों को इतना नंगे तरीके से सामने लाना पड़ रहा है। तो मेरा ये कहना है कि ये राजनीतिक कमजोरी का ये लक्षण है, कोई राजनीतिक ताकत का ये लक्षण नहीं है बीजेपी का। और इस बात को विपक्ष को पकड़ लेना चाहिए कि वो इनको एक पार्टी मान करके ही लड़ना पड़ेगा, राज्यपालों को भी भाजपा मान के लड़ना पड़ेगा, चुनाव आयोग को भी भाजपा का संगठन मान के लड़ना पड़ेगा। एक तरह से भाजपा से कई मोर्चों पे विपक्ष को जनरली तमाम जगहों पे टकराना पड़ेगा, यही रास्ता है। और अगर इस बात को, जैसे मैंने बार बार देखा है कई बार विपक्ष में और जगहों पे, कि जनरली बहुत बेजा इस्तेमाल हो रहा होगा राज्यपालों का और चुनाव आयोग का, ईडी का, सीबीआई का। बहुत सारे जो विपक्ष के लोग हैं वो उसको संवैधानिक संस्था मान करके कम आलोचना में जाते हैं, कम निंदा में जाते हैं, कम थोड़ा टकराते हैं। लेकिन आप इसको आप स्टालिन को इस रूप में नहीं देखेंगे, आप ममता को वहां इस रूप में आप नहीं देखेंगे। वो बहुत तीखे तरीके से आप देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट भी चली गई, वो भी एक बहुत पॉपुलर किस्म का उनका इनिशिएटिव था, सुप्रीम कोर्ट चली गई, उसे एक बहुत ज्यादा भय पैदा हुआ सरकार के अंदर, चुनाव आयोग के अंदर। उसको ये लगा कि वहां जो बीएलओ का इस्तेमाल हर जगह पूरे राज्य देशों में किया है, वहां नहीं होने दिया उस लेवल पे। हालांकि तब भी 60 लाख की बात हो रही है, 60 लाख संदिग्ध हो गए, 60 लाख बाहर कर दिए गए हैं, उस पर बात हो रही है। वो मशीनरी जब लगेगी, तमाम आपके प्रतिवाद के बावजूद वो गड़बड़ियां तो कुछ होंगी ही होंगी, वो आप हर चीज नहीं रोक सकते हैं। लेकिन जितना ज्यादा इसको पॉलिटिसाइज करेंगे आप, भाजपा के इन प्रयोगों को जितना ज्यादा विपक्ष पॉलिटिसाइज करेगा, चुनाव आयोग भी, उसकी भी जो छवि है और राज्यपालों की छवि जो है वो भाजपा की छवि के साथ मिल जाएगी, और तब बीजेपी के लिए लड़ना और ज्यादा आने वाले समय में कठिन होगा। जी। लेकिन अब आपको क्या लग रहा है कि शिखा जी, पश्चिम बंगाल में तो आपने कहा कि ये पूरा प्लान ऐसे ही लग रहा है कि पूरा ये चुनाव जो है ये डिले होगा, तो फिर आर.एन. रवि किस तरीके की भूमिका में आपको नजर आते हैं, और क्या ममता बनर्जी की जो चिंताएं हैं, ममता बनर्जी के जो मन में डर है, वो क्या है इस समय, उनके पर्सपेक्टिव से अगर हम समझने की कोशिश करें तो? देखिए, अगर आर.एन. रवि इलेक्शन प्रेसिडेंट, अगर इलेक्शन प्रोसेस का डिले होता है तो वो वक्त पे नहीं हो, इलेक्शन वक्त पे नहीं होगा, और अगर इलेक्शन वक्त पे नहीं होगा तो प्रेसिडेंट्स रूल जारी किया जाएगा। मैं अभी एक किताब पढ़ रही थी कि जहाँ पे ये प्रेसिडेंट्स रूल और पश्चिम बंगाल में पिछले 1960 से लेके क्या क्या हुआ है और किस तरह से पुलिस एवं प्रशासन को यूज किया गया है, और शेमलेसली यूज किया गया है, इसका बहुत चर्चा है। तो ये इतिहास अब जब देखें तो लगता है कि हाँ ठीक है, जब प्रेसिडेंट्स रूल बनेगा, गवर्नर सब पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन पे उनका पूरा कंट्रोल रहेगा, तो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को इस्तेमाल करके किस तरह से इलेक्शन प्रोसेस को डिस्टॉर्ट किया जा सकता है, ये हमें साफ साफ नजर आ जाएगा। क्योंकि ये एक इतिहास है, पश्चिम बंगाल में इसका एक इतिहास है, और इस इतिहास को लोगों ने फ्रॉम द 60s रिकॉर्ड करके रखा है कि ये बिल्कुल बेशर्मी से, बिल्कुल बेशर्म की तरह ये लोग ब्यूरोक्रेसी और पुलिस को प्रेसिडेंट्स रूल के जमाने में यूज करके इलेक्शंस प्रोसेस को डिस्टॉर्ट किया जाता था। तो अगर ये अब गवर्नर बनेंगे, गवर्नर अगर इनका एक ब्रीफ हो कि आप इलेक्शन को फ्री एंड फेयर प्रोसेस से करवाइए, तो फ्री एंड फेयर प्रोसेस तो अभी भी नहीं है। तो ये फ्री एंड फेयर प्रोसेस क्या होगा? वो इतना ही कर सकते हैं जितना इन द पास्ट किया है गवर्नर्स। इन द पास्ट ये भी पश्चिम बंगाल ने ये भी देखा है, और आपको याद नहीं होगा लेकिन मैं बताती हूँ कि एक जमाना ऐसा था जब वो रिगिंग जो है वो इस तरह से ऑफिशियली मैंडेटेड रिगिंग इस तरह से हुआ था कि ज्योति बासु जो जिस कंस्टिट्यूएंसी से, बरानगर कंस्टिट्यूएंसी से वो कंटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इलेक्शन बॉयकॉट करो। तो ये भी हमने देखा है पश्चिम बंगाल में।
ऐसा बहुत कुछ हुआ है। पश्चिम बंगाल के लोग ये जानते हैं, इसलिए ममता बनर्जी अगर आज कंसर्न्ड है, एंग्शियस है, तो इसका एक इतिहास है इसके पीछे, और इस इतिहास के पीछे वो जो हुआ है वेस्ट बंगाल में पहले भी, इसीलिए वो सड़क पे आज पहुंच गई हैं कि हम होने नहीं देंगे। अब होने नहीं देंगे तो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर इलेक्शन प्रोसेस टाइम पे नहीं खत्म हुआ तो क्या होगा। तो ये आज के दिन आप देखिए आनंद बोस जिस तरह से ममता बनर्जी से उन्होंने टक्कर लिया, जगदीप धनखड़ ने किस तरह से ममता बनर्जी से टक्कर लिया, रवि तमिलनाडु में उन्होंने किस तरह से स्टालिन के साथ टक्कर लिया, उनकी बिल्स, उनकी फाइल्स, उनकी सब कुछ उन्होंने डिले कर दिया। सुप्रीम कोर्ट तक वो पहुंच गए कि गवर्नर को आप डायरेक्ट कीजिए कि हमारा जो फाइल्स एंड बिल्स है उसको आप रिलीज कर दें। तो ये जहां कॉन्फ्रंटेशन का लेवल है बिटवीन गवर्नर एंड स्टेट गवर्नमेंट, तमिलनाडु में हम देख चुके हैं, पश्चिम बंगाल में हम देख चुके हैं, अब एक नया फेज हम देखने वाले हैं, यही तो लगता है। क्योंकि और क्या कारण हो सकता है कि इलेक्शन के अगर इलेक्शन टाइम पे होना होता तो आनंद बोस क्यों नहीं रहे? बिल्कुल सवाल तो यही उठता। ठीक है, मनीष, अब कुल मिलाकर क्या कहा जाए कि ये बीजेपी की इनसिक्योरिटी है कि आप अचानक से राज्यपालों को बदल रहे हैं, या फिर एक तर्क ये भी है कि आप ध्यान भटकाने की भी कोशिश कर रहे हैं। समय ईरान इजराइल युद्ध पर बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, एप्स्टीन फाइल्स भी एक मुद्दा है जिस पर बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज और सरेंडर की बात की जा रही है। तो क्या ये गोदी मीडिया के लिए एक हेडलाइन टैक्टिक्स है कि भाई ठीक है, आपके लिए एक और हम डाइवर्जन दे देते हैं जिस पर आप बातचीत कर सके? तो क्या ये एक डाइवर्जन टूल भी है राज्यपालों का बदलना? ये देखिए, मूलतः तो देखिए, ये अब मान के चलना होगा कि अब तमाम जो इस तरह से भिन्न सरकारें हैं भाजपा से इधर, उनको इस तरह का सामना हर राज्यों में करना होगा। एक बात तो अब मतलब ये एक कॉमन फिनोमिना बनने जा रहा है। मतलब इसको अब ये कोई किसी एक राज्य का मसला नहीं है। जहां भी बीजेपी नहीं होगी और अगर कोई दूसरी सरकार है तो वहां ये सामना करना पड़ेगा आने वाले समय में, और इसकी तैयारी आपको करनी होगी। इसका मुकाबला के लिए आपको तैयार रहना होगा। अब कोई आदर्श सिचुएशन तो नहीं आने वाला है। आने वाले समय में अगर बीजेपी दिल्ली में है तो आने वाले समय में उसको कोई आदर्श स्थिति नहीं बन रहने वाली। दूसरी बात, बीजेपी अब उसके जो मोदी ब्रांड है वो डाउन होता हुआ है, चौतरफा घिरा हुआ है। उसकी जो हिंदुत्व की राजनीति है वो उसके गढ़ में ही संकट में चला गया है। और उसका राष्ट्रवाद जो सवाल था उसको आप देखिए कि ट्रम्प साहब ने एकदम चिड़फाड़ के रख दिया, एकदम से उसको सामने ला दिया है। तो कोई कवच नहीं है, बीजेपी के पास कोई रक्षा कवच नहीं है। माने राजनीतिक रूप से, पॉलिटिकली जहां वो किसी ऐसे नैरेटिव के शरण में चला जाता था, वो सारे नैरेटिव उससे छिन गए। तो अब इसका मतलब ये है कि एक कमजोर बीजेपी ज्यादा हिंसक होगी, ज्यादा दमनात्मक होगी, ज्यादा उस दिशा में बढ़ेगी, कंट्रोल कर और ज्यादा तानाशाही की तरफ बढ़ेगी और नियमों और कानूनों को और संविधान को और ज्यादा कुचलने की कोशिश करेगी। तो आपको इस सिचुएशन के लिए तैयार रहना होगा। जो विपक्ष अगर इस सिचुएशन को में अपने को नहीं पाएगा और बार बार वो केवल जो है दोष दे करके कि हमको राज मशीनरी के साथ मिल के हराया जा रहा है, तो राज मशीनरी का इस्तेमाल तो करेंगे और बहुत नंगे तरीके से करेंगे। अब आने वाले समय में इस मुकाबले के लिए हमको लगता तैयार रहना चाहिए। एक चीज पकड़ लेना चाहिए कि बीजेपी की राजनीति बहुत नीचे चली गई है, बहुत डाउन हो गई है। उसकी जो राजनीति की जो प्रक्षेपण क्षमता है वो बहुत कमजोर पड़ गई, और इसीलिए राज मशीनरी का इस्तेमाल, इस अंतर विरोध को विपक्ष अगर पकड़ेगा तो बीजेपी इन सारी चीजों का इस्तेमाल करके भी बच नहीं पाएगी, बहुत संभव नहीं है। देखिए एक बात और समझ लीजिए कि अगर आपकी राजनीति ही बहुत संकट में चली जाएगी ना, तो केवल राज मशीनरी के बल पे आप नहीं जीत पाएंगे। ये कभी नहीं होता है। आप ये करते हैं कि आपकी राजनीति होती है जिसके बल पे एक बड़े दायरे को आप अपने साथ लेते हैं, और उसके अलावे आप और उसके अलावा जो हिस्सा जोड़ते हैं उसमें राज मशीनरी का इस्तेमाल होता है। केवल राज मशीनरी के बल पे राजनीति में ये संभव नहीं है। और ये जो पहलू उसका है, इस पहलू को ध्यान में अगर रख करके जो पॉलिटिकल विपक्ष इस तैयारी में निकलेगा, बीजेपी इन सब चीजों के बावजूद भी संकट में बनी रहेगी।
जी जी, चलिए तो अब देखेंगे क्या होता है, और ये जो नए राज्यपाल जिनकी शिफ्टिंग हुई है एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो क्या असर आता है इन राज्यों में, खासकर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में तो दोनों राज्यों में चुनाव है, तो वहां पर इन नए राज्यपालों की क्या भूमिका होगी, किस तरीके से ये बीजेपी की राजनीति में कंट्रीब्यूट करेंगे, ये देखना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, शिखा जी, मनीष, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।